Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of direction cosines and direction ratio. In this video lecture, I will discuss on following topic. At first, what is direction cosine? Then importance point about direction cosines, then direction cosines of parallel and perpendicular lines, then what is direction ratio, some more importance point about direction ratio, direction ratios of two parallel and perpendicular line, and finally direction ratios of a line perpendicular to the two given lines। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर डायरेक्शन कोसाइंस बोलते किसको हैं। डायरेक्शन कोसाइंस बताने के पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इसके पहले मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप उसको देख लें तो ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसके पहले भी बताया है आपको कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसमें डायरेक्शन ज़रूर होगा। तो अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है तो उस डायरेक्शन को हम डिफरेंट मेथड से शो करते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि उस डायरेक्शन को एज ए रिफरेंशियल डायरेक्शन, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वैसे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं किसी वेक्टर के लिए। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक कोई फोर्स है, तो इस फोर्स को के हमने मैग्नीट्यूड को तो नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया और इसका डायरेक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। तो यहाँ जो हमने ये डायरेक्शन शो किया, ये जो हमारे लिए जनरल लाइफ में डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं, डायरेक्ट मैंने उसी पैरामीटर का यूज करके डायरेक्शन को शो कर दिया। तो ये, लेकिन फिजिक्स और मैथ में मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग जो डायरेक्शन किसी वेक्टर का शो करते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस से उसका डायरेक्शन शो करते हैं। टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सब यूजुअली हम लोग शो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे हम डायरेक्शन शो नहीं करते हैं, इससे भी किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में जो मेरा रिफरेंशियल डायरेक्शन होता है वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो अगर हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में हम बताते हैं तो उस जगह पर हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप ये मोटा मोटी तो समझ लिए कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसमें डायरेक्शन ज़रूर हिडन होंगे, और उस डायरेक्शन को हमें एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को रेफरेंशियल डायरेक्शन यूज़ करते हैं तो उस जगह पे हमें डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम नॉर्मल लाइफ के जो डायरेक्शन है उसको एज ए रेफरेंशियल डायरेक्शन यूज़ करते हैं तब वहाँ डायरेक्शन कोसाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने इसी एग्जाम्पल में देखा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, और यहाँ हमने जो डायरेक्शन यूज़ किया है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंशियल डायरेक्शन से हमने यहाँ डायरेक्शन शो नहीं किया है, तो यहाँ हमें डायरेक्शन कोसाइन की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत कब पड़ती है। अब हम ये जान ले कि आखिर डायरेक्शन कोसाइन बोलते तो किसको हैं। तो चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि नाम ही है। तो अब यहाँ दो सिमिलर टर्म्स हो गए, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो हम इन सारे टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहीं भी स्पेस में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एरो लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक कोई वेक्टर क्वांटिटी OP है जो इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब ये स्पेस में ये लाइन कहीं भी होगा तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के साथ सम एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ सम एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ भी कुछ न कुछ एंगल जरूर बनाएंगे। तो हम यहाँ डायरेक्शन रेशियो किसको बोलेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ OP आप जो वेक्टर देख रहे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इसी के कोसाइन को, तो क्या हो गया, इसके कोसाइन कैसे होंगे, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होगा उसी को हम कहते हैं इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और इस डायरेक्शन कोसाइन को स्पेशल लेटर सिंबलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं L, M और N। ठीक है, तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करके आपको बता रहा हूं कि कोई भी वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो भी एंगल फॉर्म करता है, इस फिगर में अल्फा, बीटा और गामा फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो इसके कोसाइन को यानी कॉस को हम L, M, N बोलते हैं और यही मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए कि किसी भी वेक्टर का हम डायरेक्शन को कैरेक्टराइज करने के लिए या डायरेक्शन को शो करने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन का यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड से इसका किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। वो वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, क्या होगा, ये जानने के लिए हम उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन जानते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो कुछ और हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जानते हैं, वो क्या है। अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइन को हम दूसरे तरह से ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ना कोई एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस कर दें, यानी उसको हम यूनिट वेक्टर बना दें, तो यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं सर, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो कोई भी वेक्टर है उसका अगर मैं यूनिट वेक्टर बना दूं उसको, तो वो यूनिट वेक्टर में डेफिनेटली डायरेक्शन तो होगा ही होगा, और वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो मीन्स दैट कि कोई भी अगर हम यूनिट वेक्टर को 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग उसके इफेक्ट को अगर हम सेपरेट कर दें, कोई वेक्टर है वो उसका कुछ इफेक्ट, याद रखिए यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, उस यूनिट वेक्टर का सम इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, सम इफेक्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा और सम
इफेक्ट जेड एक्सिस के अलोंग भी होगा, और इसको अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो उस यूनिट वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्शन कोसाइन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ सपोज कर लीजिए कि मैंने एक वेक्टर ए ले लिया, अब इस वेक्टर को मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया। अब इसी यूनिट वेक्टर का 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो भी इफेक्ट होगा उसी इफेक्ट को हम कहते हैं उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। तो ये दूसरे तरह से भी हम डायरेक्शन कोसाइन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक वेक्टर ले लिया, अब हमें इस वेक्टर को क्या करना है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है आपको क्या कि यूनिट वेक्टर का जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसी इफेक्ट को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। तो यहाँ एक सिंपल वेक्टर है और ये सिंपल वेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो मैग्नीट्यूड से जब मैं डिवाइड कर दिया तो जो भी मेरा वेक्टर आया, रिजल्ट आया, वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि ये ए एक मेरा ए अम्ब्रेला कैप इसको हम बोलते हैं, तो ए एक मेरा यूनिट वेक्टर हो गया, और इस यूनिट वेक्टर का आई का मतलब हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग इतना इफेक्ट है, वाई एक्सिस के अलोंग -3/√14 है, और जेड एक्सिस के अलोंग यही 1/√14 इसका इफेक्ट है। तो इन्हीं 3 इफेक्ट को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि यहाँ देखिए ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग इतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग इतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और जेड एक्सिस के अलोंग इतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन? यूनिट वेक्टर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जितना भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसी इफेक्ट को तो हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और इसको आप फिगर से ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, पहले तो ए वेक्टर लिया था और इसी वेक्टर को मैंने यूनिट में वेक्टर में कन्वर्ट किया। अब देखिए इसी यूनिट वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग इतना इफेक्ट है, वाई एक्सिस के अलोंग देखिए इतना इफेक्ट है, और जेड एक्सिस के अलोंग इतना इफेक्ट है। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर हो गया? चलिए कुछ और जान लेते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपोनेंट, ये देखिए मैंने एक दूसरे तरह से डिफाइन कर दिया कि यूनिट वेक्टर का जो भी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो इफेक्ट होगा उसको डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर का 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट होंगे उसको भी हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। कंपोनेंट का मतलब हुआ उसी का एक छोटा सा पार्ट। तो एक यूनिट वेक्टर ले लीजिए, उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा और जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो इसी कंपोनेंट को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये कब होगा, जब वो यूनिट वेक्टर होगा। और अगर संयोग से वो यूनिट वेक्टर के जगह सिंपल वेक्टर होगा तो उसी सिंपल वेक्टर के तीनों डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा या कह लीजिए कि इफेक्ट होगा, उस जगह पे हम उसको बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। और अगर यूनिट वेक्टर होगा तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो हम उसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो इसलिए कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। तो अभी मैं डायरेक्शन कोसाइन पर फोकस कर रहा हूं और उसके बाद आने वाले टाइम में नेक्स्ट हम आपको डायरेक्शन को, ये रेशियो के बारे में भी हम डिटेल फोकस करेंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब देखिए यहाँ कि अगर यूनिट वेक्टर को अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग हम रिजॉल्व कर देते हैं, तो रिजॉल्व का मतलब क्या हुआ सर? तो रिजॉल्व का मतलब हुआ कि
उसके छोटे कंपोनेंट में ब्रेक करना, किसी भी वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग उसके स्मॉल कंपोनेंट में ब्रेक करना या स्प्लिट करने के प्रोसेस को ही हम रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ अगर मैं यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दे रहा हूँ, तो जो रिजॉल्विंग पार्ट हमें मिलेगा वही उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होगा। अगेन ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और अगर यही यूनिट वेक्टर के जगह अगर कोई सिंपल वेक्टर हो जाए और उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दीजिए, या उसका प्रोजेक्शन निकालिए या इफेक्ट निकालिए, ये सब के सब सिमिलर टर्म्स हैं, तो वो जो इफेक्ट डायरेक्शन, जो इफेक्ट हमें मिलेगा उसको डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ देख लीजिए, ये मेरा एक यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया तो यहाँ मेरा एल मिला, वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया तो यहाँ एम मिल गया, एम, और जेड एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया तो यहाँ एन मिल गया। तो यही एल, एम, एन इस वेक्टर का, जिसको मैंने यूनिट वेक्टर बनाया है, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होगा। ठीक है। अब हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई भी यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कोसाइन से कंपोज्ड होते हैं, यानी उसी से मिल करके बने होते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, एक ए एक यूनिट वेक्टर है और यहाँ आई, तो ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहाँ एल, एम और एन, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। तो कोई भी यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कोसाइन से मिल करके बने होते हैं। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन नोन है तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि उसका यूनिट वेक्टर नोन है, और अगर आपका यूनिट वेक्टर नोन है तो भी आप कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कोसाइन नोन है। इसको हम दूसरे तरह से ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर में, यहाँ कोई भी यूनिट वेक्टर में आई, जे और के प्रेजेंट रहे तो उस आई, जे, के कोफिशिएंट को हम उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को हम जिस भी पैरामीटर से या जिस भी चीज़ से कंप्लीटली कैरेक्टराइज्ड करते हैं तो उसी पैरामीटर्स को हम डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं। मतलब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को कंप्लीटली हम डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए कि डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिट वेक्टर के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन नोन है तो अभी मैंने बताया है कि यूनिट वेक्टर नोन होगा, और अगर यूनिट वेक्टर नोन है तो आप कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कोसाइन नोन है। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ यूनिट वेक्टर। अब है क्या नेक्स्ट कि किसी भी यूनिट वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन, मैंने बताया है कि ये प्रोजेक्शन ले लीजिए, इफेक्ट ले लीजिए और उसको हम या रिजॉल्व कर दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये सब के सब सिमिलर टर्म है। तो ठीक वैसे ही कि यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं तो उस प्रोजेक्शन को भी हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यहाँ जैसे देखिए, एक ओपी एक मेरा वेक्टर है और इस ओपी वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर बना लिया। अब ओपी कैप जो ऐसे देख रहा है ये यूनिट वेक्टर है। अब इस यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए, मैंने इसको ब्लू कलर से दिखाया है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा तो यहाँ से यहाँ तक मिला, वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन होगा तो यही हो गया एम, और जेड एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन हो गया दैट इज कॉल्ड एन, यानी यही आपका डायरेक्शन
कोसाइन हो गया। अब अगर एल एम एन किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उस डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सर कैसे हो गया? ये हम कैसे कर सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम हम कह सकते हैं 1 होता है। तो अब आप देख लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई अगर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इस यूनिट वेक्टर के में आई जे और के डेफिनेटली होंगे, आई जे के। अब इस आई जे के कॉफिशिएंट को ही हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो आई का कॉफिशिएंट एल हो गया, जे का कॉफिशिएंट एम और यहाँ के का कॉफिशिएंट एन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इस यूनिट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, यहाँ हो गया ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर यहाँ आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। यही मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। और आप पहले से ये बात जान रहे हैं कि कोई भी यूनिट वेक्टर होगा तो डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ ए यूनिट वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को मैंने 1 लिख दिया। तो अब यहाँ हो गया एल स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर ऐसा, और यहाँ रूट को ऐसे स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब इसी एल एम एन के जगह आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 के इक्वल कैसे होगा? तो ये सिंपल सी बात है, देख लीजिए ये कैसे होगा। अब देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा है तो इस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं, इसको मैं इस लाइन को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, ऐसा लिख सकते हैं आप 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस को मैंने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इस 1 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो 2 हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ ये मैंने एक्सप्रेस करके बता दिया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ डायरेक्शन कोसाइन हम जान लेते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस और 2 परपेंडिकुलर लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि लाइन एक वेक्टर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी लाइन होता है उसको हम वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं और जो भी वेक्टर है उसको हम ज्योमेट्रिकली लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ 2 लाइंस होंगे तो दोनों का डेफिनेटली डायरेक्शन कोसाइन तो होगा। तो अब देखिए कि 2 लाइन अगर पैरेलल है या कोलिनियर है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ए एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, और बी एक दूसरा वेक्टर है जो इसके पैरेलल है तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन सेम एग्जैक्टली होगा। अब अगर यही 2 वेक्टर अपोजिट हो जाएं तो फर्स्ट का अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो सेकेंड वाले वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव हो जाएगा, -l -m -n। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। और ऐसे भी जान रहे हैं कि ये वेक्टर अगर यहाँ p वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं?
कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाई ए वेक्टर विथ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर ये इस डायरेक्शन में होगा तो डेफिनेटली एक एक्यूट एंगल बना रहा है, और इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तो वही एक्यूट एंगल वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप ऐसे इस लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं कि अगर दो अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो उसका डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो उसके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम, ठीक है, ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। यहाँ आप देख लीजिए, एक वेक्टर है A, इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है। दूसरा वेक्टर है B, इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। तो इसके प्रोडक्ट का सम ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए कि मेरे पास एक OP एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है, और इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमें नोन है, ठीक है। तो अब जब मैग्नीट्यूड हमें नोन है तो उस केस में हम चाह रहे हैं कि OP वेक्टर का 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन निकाला जाए। याद रखिए, मैं यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन नहीं निकाल रहा हूं। अगर हमें यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता तो डायरेक्ट यही यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। लेकिन मैं एक सिंपल वेक्टर का, जो कि यूनिट वेक्टर नहीं है, उसका डायरेक्शन उसका मैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं। तो क्या होगा, तो इस केस में हमने प्रोजेक्शन ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस, तो यही OP वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग हमने प्रोजेक्शन निकाला। तो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन टाइम्स दी मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड क्या था उस वेक्टर का, P, और डायरेक्शन कोसाइन है L, तो मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन होगा। ठीक वैसे ही वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड टाइम डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, फिर उसके बाद जेड एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड टाइम्स जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो। और यही अगर P सिंपल ये यूनिट वेक्टर होता तो ऐसे केस में सिंपल LMN लिख देते, यही हो जाता प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अब यहां देखिए कि कोई एक सिंपल वेक्टर है जो I J K के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं और इसका मैग्नीट्यूड P है, ठीक है। तो ऐसे केस में यहां हम इंटरेस्टेड हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाला जाए। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने क्या बताया है कि सबसे फर्स्ट इस वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड किया और ये जाकर के यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होगा तो I का कॉफिशिएंट, J का कॉफिशिएंट और K का जो कॉफिशिएंट होगा यही तो मेरा डायरेक्शन कोसाइन होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ लीजिए कि कोई सिंपल वेक्टर दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए और I J K का जो भी कॉफिशिएंट होगा वही आपका डायरेक्शन कोसाइन बताएगा। तो यहाँ देख लीजिए, इस वेक्टर का जो P वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन A/P, B/P और C/P हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब यहाँ एक और जो इम्पोर्टेंट बात आपको जाननी है क्या, कि डायरेक्शन कोसाइन का किसी भी तरह से उसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है।
मैग्नीट्यूड को अगर हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज करें, एक क्वेश्चन भी वो आता है कि व्हाट हैपन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड और चेंज। तो हम मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ऐसे केस में याद रखिए कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कही जा रही है, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड को चेंज करने से डायरेक्शन कोसाइन पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहां देखिए कि OP एक मेरा कोई वेक्टर है जो i j k के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं। तो यहां आप देख रहे हैं OP का मतलब हुआ कि पॉइंट P का ऑरिजिन से इसका लोकेशन बताया जा रहा है। मतलब ये क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ P एक पॉइंट है जिसका ये पोजीशन वेक्टर है। यहां देखिए Q एक पॉइंट है जिसका ऑरिजिन से इसका पोजीशन बताया जा रहा है, मतलब ये दूसरा Q का पोजीशन वेक्टर है। तो यहां फिगर में देखिए, यहां P का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से और Q का पोजीशन वेक्टर भी बताया जा रहा है। तो ऐसे केस में ये PQ वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ये हमें जानना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि ये PQ वेक्टर को हम लिखेंगे। तो ये मेरा PQ वेक्टर हो गया, लेकिन याद रखिए कि ये PQ वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इसको मैं पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद जैसे ही ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होगा तो i, j और k का कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ देख लीजिए i का कोफिशिएंट इतना है जो l हुआ, m यानी डायरेक्शन कोसाइन m इतना हो गया, और जो k का कोफिशिएंट है वो इतना है। तो इस तरह से अगर कोई दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नोन हो तो हम पहले उस वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं और देन उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके उस PQ वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम जान लेते हैं। अब यहां देखिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और दूसरे का L2 M2 N2 है। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि इस दोनों के बीच में सम एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं उस एंगल को कैसे निकाला जाए। तो ऐसे केस में जब हमें दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना होता है तो आप cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। ठीक है, ये cos थीटा। अब देखिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो x एक्सिस इटसेल्फ एक वेक्टर है, y एक्सिस भी एक वेक्टर है, z एक्सिस भी एक वेक्टर है। तो ऐसे केस में x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन तो होगा, बिल्कुल होगा। तो वो क्या होगा, तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होगा। तो सर कैसे, तो आप देख लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब देखिए x एक्सिस इटसेल्फ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री L इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां देख लीजिए कि यही x एक्सिस y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, और n मतलब ये x एक्सिस z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री अगेन, तो यहाँ 0। तो यही L M N इस तरह से निकाला गया है। ठीक है, तो सेम वैसा ही z एक्सिस का भी तो डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो 0 1 0, सॉरी y एक्सिस का 0 1 0 और z एक्सिस का 0 0 1 होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब यहां तक आपने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट दे आर सिमिलर। अब देखिए वहां सारे यूनिट वेक्टर
के बारे में हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लीजिए, वो डायरेक्शन कोसाइन बताएगा। यूनिट वेक्टर का इफेक्ट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, उसको भी हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। या यूनिट वेक्टर को अगर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर देंगे तो जो भी रिजॉल्विंग पार्ट आएगा या कंपोनेंट आएगा उसको हमने डायरेक्शन कोसाइन बोला था। ठीक है, सब के लिए यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर वो यूनिट वेक्टर ना होकर के एक सिंपल वेक्टर होगा तो ऐसे केस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। सेम वैसा ही कोई सिंपल वेक्टर ले लीजिए, उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यहां वेक्टर का मतलब हुआ नॉट यूनिट वेक्टर, सिंपल वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो यहां देखिए एक P मेरा नॉर्मल वेक्टर यानी सिंपल कोई एक वेक्टर है, तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ तो कंपोनेंट होगा। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट है, इसी चीज़ को आप प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, इसी को आप इफेक्ट बोल सकते हैं और इसी को आप रिजॉल्विंग पार्ट बोल सकते हैं। ये सब सिमिलर टर्म है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट हुआ वो उसको हम ए से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन लेटर से डिनोट किया जाता है और यही डायरेक्शन रेशियो हो जाए तो उसको ए बी सी से जनरली डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ कंपोनेंट और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हुआ किसी वेक्टर को का, उसी को हम कहते हैं यहाँ डायरेक्शन रेशियोज। अब यहाँ देखिए P एक वेक्टर है और इसका एक्स एक्सिस के अलोंग ये सारे कंपोनेंट थे, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट थे उसी को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो ये मेरा डायरेक्शन रेशियोज हो गए। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो के बारे में कुछ और हम बातें जानना चाहते हैं, तो वो क्या होगा वो देखिए। तो इफेक्ट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो उसके डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज आर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। तो यहां नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से समझ लीजिए। ठीक है, यहां से देखिए कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहां ए एक कोई नंबर है, बी एक दूसरा नंबर है, सी एक तीसरा नंबर ले लेते हैं। तो दीज आर नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन। सो ए बी सी आर द नंबर which are proportional to direction cosine L, M, N. So these are the direction ratio. तो ये प्रोपोर्शनल है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही चीज़ हो गया। तो यहाँ देखिए A L के प्रोपोर्शनल है, B M के प्रोपोर्शनल है, C N के प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ A B C एल एम एन के प्रोपोर्शनल हुआ तो ए बी सी क्या हो गए डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो उसके मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो हालांकि मैंने इसको भी ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ एक P एक कोई वेक्टर है, ठीक है, सिंपल वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड ये P हो गया और यहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। तो
हमने क्या बताया, डायरेक्शन रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ देखिए ए मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन, बी मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन, सी मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन। तो अब यहाँ देखिए कि हमें डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नोन हो और डायरेक्शन कोसाइन नोन हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन को उसको मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है? अब किसी भी वेक्टर में यहां देख लीजिए, ये एक सिंपल वेक्टर है, तो इस सिंपल वेक्टर में i का कॉफिशिएंट दिस वन, j का कॉफिशिएंट दिस वन और k के कॉफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। और यही वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो i के कॉफिशिएंट, j के कॉफिशिएंट और k के कॉफिशिएंट को बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए, पिछले डायरेक्शन कोसाइन के केस में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब है क्या कि किसी वेक्टर का जितना ज़्यादा, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही लार्जर उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्शन रेशियो आर डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कोसाइंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैग्नीट्यूड। अब ये भी सेम वैसा ही है कि अगर हम किसी वेक्टर को 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के, यहाँ वेक्टर का मतलब सिंपल वेक्टर को अगर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर देते हैं तो जो भी रिजॉल्विंग पार्ट x और y एंड z एक्सिस के अलोंग हमें मिलेंगे उसको डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। और सेम वही वैसा ही, क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोजेक्शन कहिए या रिजॉल्विंग पार्ट कहिए या कंपोनेंट कहें या इफेक्ट, ये तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं। अब यहाँ देखिए कि मेरे पास कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट्स नोन है। तो कोऑर्डिनेट्स अगर नोन है तो यही कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट कार्टीजन फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, कार्टीजन फॉर्म में, और जब यही वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो यही आपका डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ P एक पोजीशन वेक्टर है, OP एक पोजीशन वेक्टर है P का, और उस केस में ये ABC जो यहाँ कोऑर्डिनेट है, यही कोऑर्डिनेट डायरेक्टली हम इसको डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं। और ये भी मैंने बता दिया है आपको कि किसी भी वेक्टर में I, J और K का जो भी कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट नोन है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट नोन है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये PQ हो गया। अब इस PQ वेक्टर में देखिए कि I का कोफिशिएंट दिस वन, J का कोफिशिएंट दिस वन और K का कोफिशिएंट दिस वन। तो ये क्या हो गया, OP वेक्टर का, सॉरी PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब यहाँ ABC डायरेक्शन रेशियो है, तो उस केस में हम अगर डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर से समझिए, डायरेक्शन रेशियो मेरे पास नोन है और इस डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि बस इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो I, J, K का कंपोनेंट होता है, सॉरी कोफिशिएंट होता है, तो उसको स्क्वायर करके रूट करेंगे
तो मैग्नीट्यूड ये बन जाएगा। तो बस इसके मैग्नीट्यूड से आप डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड कर देंगे तो यही चीज़ आपका डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में बताऊं तो यहाँ देखिए p एक वेक्टर है, i का कोफिशिएंट a, j का कोफिशिएंट b और k का कोफिशिएंट c, ये सब के सब क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। और ऐसे केस में ये यूनिट वेक्टर में i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट जो हमें मिला, इसी को हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो आपने देखा कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो नोन है और तो आप उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता कर सकते हैं, और अगर डायरेक्शन कोसाइन के साथ मैग्नीट्यूड अगर पता है तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हो तो उस केस में डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। फिर से कंफ्यूजन टर्म आ गया, कंफ्यूजिंग टर्म क्या कि देखिए अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, जो कि मैंने बता दिया है, तो डायरेक्शन कोसाइन दो पैरेलल वेक्टर का सेम होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करते हैं तो दो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम एग्जैक्टली नहीं होता है। तो यहाँ देख लीजिए कि दो पैरेलल वेक्टर हैं a और b, तो उसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। यहाँ p और q दूसरा वेक्टर है तो उसके भी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन वही दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा उस केस में क्या होगा, तो दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम ऑलवेज 0 होता है, सेम डायरेक्शन कोसाइन की तरह। अब हमें ये जाननी है कि अगर कोई एक वेक्टर है जो टू अदर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक वेक्टर जो दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो हमने PQ एक वेक्टर ले लिया जो AB और CD वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यहाँ देखिए PQ एक वेक्टर ले लिया है जो AB और CD वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस AB और CD वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी नोन है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो AB वेक्टर का जब डायरेक्शन रेशियो नोन है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। फिर वैसे ही CD वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो नोन है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखिए PQ वेक्टर का हमने इमेजिन कर लिया कि इसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो ऐसे केस में PQ वेक्टर को भी मैं वेक्टर के तौर पे ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए PQ वेक्टर AB के परपेंडिकुलर है और सेम वही PQ वेक्टर CD के परपेंडिकुलर है, आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो जब एक वेक्टर कोई दो अलग अलग वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, तो इक्वेशन 1। सेम वैसा ही PQ CD वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको एक अलग रिलेशन मिलेगा A, B और C के साथ। अब यहाँ देखिए ये जो नंबर है हमें B1 C2 माइनस C1 B2, यहाँ A2 C1 माइनस A1 C2, और ये 3 डिनोमिनेटर मिले हैं, ये सब A के प्रोपोर्शनल है, B के प्रोपोर्शनल है और C के प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी नंबर जो डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल हो इटसेल्फ वो डायरेक्शन रेशियो शो करता है। तो
मेरा डायरेक्शन रेशियो पी क्यू का मिल गया, दिस वन, ये पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो यहां से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल एंड यूजफुल, then please like, subscribe and share to all your friend. तब तक जय हिंद।